करो सर स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना, ये हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये कब से कब तक हुई थी? ये हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक ये वार हुई थी। अब देखो ये जो वार हुई थी इसमें दो ग्रुप थे, ठीक है ना। एक ग्रुप कौन सा था? इसको हिस्ट्री में बोला जाता है एक्सिस पावर, और दूसरा ग्रुप कौन सा था? वो था अलाइड पावर। दो ग्रुप्स थे इसमें, ठीक है ना। अब देखो एक्सिस पावर में कौन कौन था? एक्सिस पावर में इसमें इटली, ठीक है ना। दूसरा कौन सा था? जर्मनी, जापान और ये ऑटोमन तुर्की, ठीक है ना। और अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए। ये दो ग्रुप्स के बीच की लड़ाई थी। और याद रखना यहां पर लिखा है एक्सिस पावर। एक्सिस का मतलब आप कहेंगे सेंट्रल भी कह सकते हैं आप इसको, सेंट्रल पावर। एक्सिस पावर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी इसका जो मेन जो काज था वो ये कंट्रीज थी। इन कंट्रीज ने कहीं ना कहीं ये वार छेड़ी थी, ठीक है ना। अब देखो हमने करना क्या है, इस वार के बाद क्या हुआ वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हमने क्या डिस्कस करना है? अभी हम यहां पर 1914 और 1918 इसमें हम एक डेट और डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे 1915। और वो जो 1915 है उसी पर हम डिस्कस करेंगे। और वो 1915 क्या है? वो है जी अराइवल ऑफ गांधी। वो हम डिस्कस करेंगे अराइवल ऑफ गांधी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने क्या पढ़ा था? 1915। देखो 1915 में क्या हुआ कि गांधी जी जो हैं वो कहां से आते हैं? साउथ अफ्रीका से आते हैं। तो पहले हमें थोड़ा ये जानना पड़ेगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे। अगर ये इंडियन थे तो साउथ अफ्रीका क्यों गए? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा जानना पड़ेगा इनकी बायोग्राफी के बारे में। अब बायोग्राफी इनकी तो बहुत बड़ी है, थोड़ा सा देखो बायोग्राफी में अगर सबसे पहले आप याद रख लो बर्थ कब हुआ इनका? 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है ना। 2 अक्टूबर को जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं। अच्छा, प्लेस कौन सा था? कौन सी जगह पे पैदा हुए? ये पैदा हुए पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है ना। और इनके फादर का नेम क्या था? इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी। मदर का नेम क्या था? पुतली भाई। ये तो इजी है। अच्छा, अब यहां पे याद रख लो 1888 में वो कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड किस लिए गए थे? वो गए थे फॉर द स्टडी ऑफ लॉ। याद रखना लॉ की एजुकेशन उन्होंने हासिल की थी, लॉ बहुत अच्छा जानते थे ये। और रिमेंबर दिस डेट 1891 गांधी जी जो है वो पढ़ाई पूरी करके वापस आए थे। और क्या बन के आए थे? एक वकील बन के आए थे, लॉयर बन के आए थे, ठीक है ना। आप देखिए साउथ अफ्रीका और यहां पर भी है साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका कब गए थे? ये 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे? फॉर एक केस था, अब्दुल्ला एंड कंपनी का कोई केस था। उस केस के सिलसिले में गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 में इधर गए थे और वापस कब आए थे? 1915 में। हमने पढ़ा क्या कि 15 में गांधी जी आते हैं ना, ठीक है ना। याद रखना कहते हैं 1916 में एक साल गांधी जी ने कुछ नहीं किया था अगर देखा जाए तो। 16 में क्या किया उन्होंने? कहा जाता है कि उन्होंने मैक्सिमम टूर किया था, टूर ऑफ इंडिया, घूमने गए। घूमना मतलब ये नहीं था कि भाई उनको घूमने का शौक था, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों है। उन प्रॉब्लम्स को एनालिसिस कर रहे थे। तो कहा जाता है कि सबसे पहले वो पब्लिक के सामने कब आए? जैसे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, कहते हैं जिस दिन इसकी इनॉग्रेशन थी उस दिन उनको वहां पे बुलाया गया था, ठीक है ना। तो याद रखना ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसका जो फाउंडर है, इसका फाउंडर रहा है मदन मोहन मालवीय। कौन रहा है? मदन
मदन मोहन मालवीय इसका फाउंडर रहा है। ठीक है, ये इसके फाउंडर, इन्होंने इनको बुलाया था इसकी इनॉग्रेशन के लिए। ठीक है ना। अब देखो इधर लिसन, तो गांधी जी ने कब वो आम पब्लिक मतलब मासेस के बीच में कब आए, कब उन्होंने प्रॉब्लम्स को जो है प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना शुरू किया, ये कब किया इन्होंने, ये शुरुआत हुई बेटा 17 में। और 17 में कहां से शुरुआत हुई, ये हुई थी शुरुआत चंपारण। अब चंपारण क्या है, चंपारण ये है बिहार के अंदर एक जगह है। ठीक है ना। अब इसको हिस्टोरियन क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह। अब ये चंपारण सत्याग्रह क्या था, देखो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि 16 के दौरान ये मैक्सिमम जगह पे इन्होंने टूर किया था। ठीक है ना। इसी दौरान कहते हैं, इसी टूर के दौरान इनकी मुलाकात एक सोशल रिफॉर्मर से हुई थी, एक पर्सन से हुई थी जिसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला ने इनको बोला था कि आप कभी चंपारण का दौरा कीजिए, वहां आइए, वहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर कुछ इंडिगो प्लांटर्स, सॉरी प्लांटर्स नहीं, यहां पर आप कहेंगे पीजेंट्स। यहां पर क्या है कि कुछ इंडिगो पीजेंट्स हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो इधर लिसन, अब देखो यहां पर क्या है, इंडिगो क्या होता है, इंडिगो, अगर इंडिगो की अगर हम बात करें, इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है जिस प्लांट से क्या निकलती है, डाई निकलती है। डाई क्या होता है, डाई मीन्स कलर, है ना, कलर, डाई मीन्स कलर जो कपड़ों को किया जाता है। ठीक है ना। और याद रखना उस दौर में जो सिंथेटिक डाई नहीं होती थी, जो लेबोरेटरीज वगैरह में बनती है, डाई जो होती थी वो नेचुरल होती थी, और इसमें से सबसे बेस्ट डाई इस प्लांट की बनती थी। और याद रखना, कहते हैं कि जो यूरोपियंस थे, यूरोप के जो लोग थे ना, उनको कह सकते हो कि रंगीन कपड़े पहनने का बड़ा शौक था, और उनको इस डाई का मतलब इस डाई की बड़ी डिमांड कहां पर थी, यूरोप के अंदर इस डाई की बड़ी डिमांड थी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते, ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसी चली कि इंडिया के अंदर जो पीजेंट्स हैं, उन पीजेंट्स को वो क्या बोलने लगे कि आप अपनी लैंड पर क्या करो, इंडिगो उगाओ। क्या करो, इंडिगो उगाओ। बाद में इंडिगो हम आपसे खरीदेंगे और जो आपको पैसा होगा आपको दिया जाएगा। बाद में जो उनका अपना बिजनेस था वो वहां से चल रहा था। अब यहां पर देखो, यहां पर लिखा है तिनकातिया सिस्टम। देखो तिनकातिया सिस्टम क्या था। अब यहां पर यह था कि जितनी आपके पास लैंड है, जितनी आपके पास लैंड है, उस लैंड का 3/20 पार्ट पर आपने इंडिगो उगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कोई एक किसान है, उस किसान के पास है 100 कनाल जमीन है। ठीक है ना, 100 कनाल का 320 कितना आएगा, मतलब 3/20 इंटू 100, मतलब यह आएगा लगभग 15 कनाल, मतलब 15 कनाल पर आपने इंडिगो उगाना ही उगाना है। अब हर एक के पास 100 कनाल जमीन नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब देखो ये जो क्या कहते हैं, ये जो इंडिगो है, कहा जाता है कि ये एक ऐसा प्लांट है कि जिस जगह पर इसको आप लगाओगे ना, वहां पर क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो वहां की जो फर्टिलिटी है उसको खत्म करता है। आ रही समझ। तो वो बेचारे, अब इंडियन जो पीजेंट्स थे वो गरीब थे, उनको क्या लेना था उससे, किससे, इस डाई वाई से। उनको चाहिए था क्या, खाना। ठीक है ना। और उस टाइम खाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या था, सिर्फ एग्रीकल्चर था। और ये जबरदस्ती उनको क्या बोल रहे थे कि आप ये फूड क्रॉप्स नहीं उगाओ, आप क्या उगाओ, ये इंडिगो उगाओ। ठीक है ना। और बदले में ये जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर जिनकी यहाँ पर बड़ी बड़ी लैंड्स थी, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, वो यहाँ पर यहाँ के पीजेंट्स को जबरदस्ती क्या बोलते थे कि आप क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा इंडिगो उगाओ, और जितना ज्यादा इंडिगो उगता था उनसे उतना ही रेंट वो लेते थे। तो वो प्रॉब्लम में थे। ठीक है ना। फिर क्या हुआ बाद में कि गांधी जी यहां पर आए और इन्होंने इस प्रॉब्लम का
सोल्यूशन निकाला। और ये फर्स्ट टाइम था कि गांधी ने यहाँ इंडिया में किसी मूवमेंट की शुरुआत की थी, और यहां से क्या इंडियन लोगों को क्या लगा कि हाँ, इंडिया में कोई ऐसा है जो हमारी बातों को आगे तक पहुंचा सकता है। ठीक है, समझ आया? यस सर। अब देखो 18 में गांधी जी ने एक और मूवमेंट चलाई थी यहाँ पे, और इसको यहाँ पर जो हिस्टोरियन है इसको नाम दिया गया है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये तो आपको पता है अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात। ये गुजरात में, ठीक है ना, ये गुजरात में है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ये पहली भूख हड़ताल मानी जाती है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। अब देखो यहाँ पर झगड़ा क्या था और स्ट्राइक क्यों थी। देखो कहा जाता है कि अहमदाबाद के अंदर क्या था, एक डिस्प्यूट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। किस किस के बीच में? यहाँ के जो ओनर्स थे और यहाँ के जो वर्कर्स थे। अब झगड़ा किस चीज पे था? झगड़ा था दैट इज द प्लेग बोनस पे। अब प्लेग बोनस को क्या किया गया था? डिसकंटिन्यू किया गया था। अब पहले हमें ये समझना है कि प्लेग बोनस क्या था। देखो प्लेग क्या होता है? प्लेग एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है। अब कहते हैं कि अहमदाबाद के अंदर एक बीमारी फैली थी, ठीक है ना, प्लेग की बीमारी फैली थी। अब देखो जब बीमारी फैलती है तो बीमारी जिस भी फैमिली में आती है तो बीमारी की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले जो फैमिली का जो बजट है वो क्या हो जाता है? वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो पैसा एजुकेशन पे लगना था, जो पैसा किस पे लगना था? खाने पीने पे लगना था, वो पैसा किस पे लग रहा है? बीमारी के इलाज के लिए। अब ऐसे में क्या है कि अब कंपनी जो है वो आपको बोलती है कि भाई ठीक है, आपका पैसा जो है वो इलाज में लग रहा है, हम क्या करेंगे, हम आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देंगे। क्या देंगे? एक्स्ट्रा देंगे। अब हुआ क्या, कहते हैं कि शुरू में जो ये मिल थी, मिल के ओनर्स थे, इन्होंने शुरू में क्या दिया? बोनस दिया, ठीक है ना, 1-2 महीने दिया, फिर बोनस क्या किया? बंद करना। जब बोनस इन्होंने बंद कर दिया तो जो यहां के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे आ गए और हड़ताल पे आ गए। अब हड़ताल इन्होंने क्यों की? हड़ताल इसलिए की कि भाई जो आप बोनस दे रहे थे उस बोनस को क्या करो, आप कंटिन्यू करो, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। ऐसे में क्या होता है कि कहते हैं कि गांधी जी जो है वो इनके मसले में आ जाते हैं, इंटरफेयर करते। इंटरफेयर क्या था? गांधी जी जो है वो बोलते हैं इनको कि अगर आपने यहां पर मिल वालों से, मिल वाले कौन थे? ये ब्रिटिशर थे, अगर इनसे अपनी डिमांड्स मनवानी है तो आप सीधे सीधे हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाओ, भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। ये सबसे उस टाइम का नोवेल मेथड था, बिल्कुल नया मेथड था कि खुद भूखे रहो और भूखे रहने से अगले की जो कॉन्शियस है उसको जगाओ, फिर बात बनेगी। और मैं आपके साथ खुद इस भूख हड़ताल में बैठूंगा। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि जो वो बोलते थे ना वो खुद उसको करते थे। खुद इस भूख हड़ताल में वो बैठ गए और उन्होंने बोला क्या कि आप सिर्फ ये डिमांड मत करो कि आप प्लेग बोनस दो, आप डिमांड करो कि जो हमारी वेजेस हैं, वेजेस मतलब जो दिहाड़ी है, जो तनख्वाह है, उसमें हमें 35% इंक्रीमेंट की डिमांड करो आप। और ऐसा हुआ, कम जो ओनर्स थे उनको प्लेग बोनस देना भी पड़ा और 35% इंक्रीमेंट देना पड़ा। तो ये दूसरी बार था कि गांधी ने इतना बड़ा काम करा। अब 1918 में ही दो, एक तो हमने पढ़ा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अब दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। अब देखो ये खेड़ा सत्याग्रह क्या था? देखो पहले सत्या मतलब, देखो यहां इस वर्ड को समझो, सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और ग्रह का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, सच्चाई को क्या करना? एक्सेप्ट करना। अब देखो दूसरी चीज, खेड़ा क्या है? खेड़ा कहां पे पड़ता है? ये भी गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट। अब देखो इधर क्या हुआ था, 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ड्राउट पड़ता है। ड्राउट मतलब
सूखा पड़ता है, ठीक है ना, बारिश नहीं होती है, पानी की कमी हो जाती है। अब खुद ही सोच लो, जब सूखा पड़ेगा तो सूखे की वजह से क्या होगा, क्रॉप्स नहीं बनेंगी, है ना। यहाँ पे लिखा क्रॉप्स फेल्ड, फेल्ड मतलब कि क्रॉप्स नहीं बनी। अब यहां पर क्या था, यहां पर एक रूल था, एक लॉ था, कोड, यहां पे कोड है, कोड मींस लॉ, एक लॉ था कि अगर जो ईल्ड है, ईल्ड मतलब जो पैदावार है, अगर फसल की पैदावार जो है वो लेस देन है 1/4 नॉर्मल, मतलब मान लो कि आम दिनों में, बारिश के दिनों में, फॉर एग्जांपल मान लो कि जो रेनी डेज हैं, रेनी डेज में मान लो कि जो फसल है, फसल हमारे पास बनती है, फॉर एग्जांपल हम रखेंगे फॉर एग्जांपल 100 क्विंटल, 100 क्विंटल आम दिनों में जो है वो फसल बनती है। अब इसका 1/4 कितना आएगा, 1/4 है 1/4 इंटू 100, यह आएगा लगभग 25 क्विंटल। मान लो कि आम दिनों में आपकी जो फसल की पैदावार है वो 100 क्विंटल हो रही थी, लेकिन सूखा पड़ने की वजह से आपकी फसल की जो पैदावार है वो 25 से भी कम आ रही है, तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको रिमिशन दिया जाएगा। रिमिशन मतलब गवर्नमेंट उसका पैसा देगी, हर्जाना देगी आपको, ठीक है, कि आपको पैदावार नहीं हुई तो हम आपको इसके क्या देंगे, पैसे देंगे। अब ये रूल था। अब यहां पर क्या हुआ, सूखा पड़ा, फसलें नहीं बनी, तो फार्मर्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई हमें इस चीज का आप मुआवजा दे दो, हर्जाना दे दो। अब अथॉरिटीज कौन थी, ये तो अब जो ऊपर बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो बैठे हुए थे, जो अथॉरिटीज थी, ये सब कौन थे, ये सब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये इनको साफ मना कर दे, इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है जी आपको मुआवजा देने के लिए, रिमिशन देने के लिए। सिंपल सी बात है। बाद में क्या होता है, गांधी जी इनके साथ जुड़ते हैं और जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी करवाते हैं, ठीक है ना। और यहां से क्या हुआ कि ये तीसरी बार ऐसा था कि गांधी जी जो है वो अब आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता लाइमलाइट में आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, आपसे रिक्वेस्ट है।